हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट कर दिया था उसका हम रिवीजन जो है वो लेंगे। और चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जितनी भी मैंने प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ाई हैं वो इसके अंदर जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंस हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो साइंस की जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है वो ये है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, किसी भी नेचुरल फिनोमेना की जो हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसको हम जो है वो साइंस कहते हैं। लेकिन जो हम एक ओल्ड डेफिनेशंस पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको भी हम साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर अगर साइंस का कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी जो है वो साइंस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर अगर हम इसको जाएं तो साइंस जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस जो होती हैं वो 2 होती हैं। उसमें एक आती है आपकी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायो वर्ड आपको पता है दैट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट द लिविंग मैटर। स्टडी अबाउट द लिविंग मैटर, इसमें हम लिविंग मैटर से रिलेटेड जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लिविंग मैटर से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस रिलेटेड हैं? जैसे आपको पता है आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में फिर आप 2 फर्दर ब्रांचेस पढ़ते हैं। एक होती है आपकी जूलॉजी और उसके अलावा आप बॉटनी पढ़ते हैं। ठीक है, जूलॉजी आपको पता है कि एनिमल्स की स्टडी होती है। ठीक है, और बॉटनी में आप जो है वो प्लांट्स की जो है वो स्टडी करते हैं। उसके अलावा जैसे आपकी जेनेटिक्स है। ठीक है, इसमें आप जीन की जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स भी आपकी बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये आपकी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा आपकी माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो ये ब्रांच भी आपकी जो है वो रिलेटेड है बायोलॉजिकल साइंस के साथ। उसके अलावा फिज़िकल साइंस वर्ड हमें बता रहा है फिज़िकल, तो फिज़िकल मींस एक्सटर्नल। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का आप एक्सटर्नल बिहेवियर पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो वो आपकी आ जाती है फिज़िकल साइंस के अंदर। तो इसमें आप स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर। जितने भी आपके नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं उनकी स्टडी होती है आपकी फिज़िकल साइंस के अंदर। ठीक है, जैसे आप फिज़िक्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिज़िक्स आपकी जो है वो फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी आपकी फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है। और उसके अलावा आप सपोज़ जियोलॉजी पढ़ते हैं तो जियोलॉजी आपकी अर्थ से रिलेटेड स्टडी होती है, ये भी आपकी फ़िज़िकल साइंस है। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो है वो रिलेटेड एग्जांपल्स बताए। उसके बाद अगर हम देखें तो फ़िज़िक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स जो होती है आपकी ये ब्रांच होती है आपकी फ़िज़िकल साइंस की। ठीक है ना, क्योंकि हम प्रीवियस इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स आपका एक नॉन लिविंग मैटर होता है। ठीक है, तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि फ़िज़िक्स इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है और उनका जो ताल्लुक़ होता है वो हम पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, तो फिज़िक्स वर्ड जो है वो आपका एक जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और
फिजिकोज से लिया गया है, फिजिकोज, ठीक है। और फिजिकोज की जो मीनिंग होती है वो होती है नेचर, ठीक है। तो अगर आप नेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वो आपकी जो है वो फिज़िक्स से रिलेट होगी, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो हैं, वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो है वो 100+ जो ब्रांचेस हैं वो फिज़िक्स की जो है वो पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमारे टेक्स्ट के अंदर जो अवेलेबल हैं और उसके अलावा मैं आपको और जो 2-3 एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में जो फर्स्ट हमारा आता है दैट इज़ मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो रिलेटेड होते हैं मोशन, उनकी स्टडी करते हैं। मोशन से रिलेटेड जो स्टडी होती है आपकी वो होती है मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप सम टाइम क्या करते हैं, समटाइम्स कंसीडर फोर्स, ठीक है। आप जो है वो काज को जो है ना कंसीडर करते हैं कि मोशन किस वजह से हो रही है। समटाइम्स कंसीडर द फोर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन। आपको पता है काज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स होता है ना। फोर्स की वजह से मोशन पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा समटाइम्स क्या करते हैं आप, इसमें काज जो होता है वो नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो फील्ड होती है रिलेटेड होती है मैकेनिक्स से। उसके बाद जो हमारी सेकंड ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, आपने फंडामेंटल क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल क्लासेस के अंदर के चार्जेस के आपने टाइप्स पढ़े हुए हैं। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपका उसके ऊपर जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है, और जो आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होती है। तो इनसे रिलेटेड जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपकी आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड पढ़ते हैं वो आपकी क्या आती हैं, वो आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके बाद जो हमारी ब्रांच है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज़ द मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मैग्नेटिज्म होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू मैग्नेट, ठीक है, रिलेटेड टू अ मैग्नेट। अगर आप किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अगर एक साथ स्टडी करें तो वो आपकी ब्रांच हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जितने भी हमारे लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। उसके बाद हमारी जो 4th ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो वर्ड से हमें पता चल रहा है एटॉमिक मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द एटम, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपने 9th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, आपके जो है वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर। और इसी तरीके से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है हर एलिमेंट की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम वन एनदर। तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो आपकी जो है रिलेट होती है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स को आप रिलेट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर,
ठीक है। उसके बाद 5 जो हमारी ब्रांच है दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं स्पेशली रिलेटेड टू द सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द सॉलिड्स। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड से रिलेटेड हैं वो आप पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में भी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे कुछ एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स आपके जो होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं, और आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से कुछ मटेरियल्स होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और कुछ आपके मटेरियल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो हमारी आती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 6 ब्रांच है दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो हमारी ब्रांच रिलेट होती है न्यूक्लियर फिज़िक्स के साथ। तो इसमें जस्ट आप टोटल एटम से रिलेटेड स्टडी नहीं करते हैं, जस्ट आप स्टडी करते हैं जो आपका न्यूक्लियस पार्ट होता है, क्योंकि एटम में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट जो आपका जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, और बीच में जो होता है आपका होता है न्यूक्लियस। तो अगर जस्ट आप न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी करें तो वो आपकी जो ब्रांच है रिलेट करती है न्यूक्लियर फिज़िक्स से। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जितने भी आपके एटम के न्यूक्लियसेस होते हैं और उनमें जितनी भी आपकी कंजर्वेशंस होती हैं एनर्जी से रिलेटेड वो आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। जिस तरीके से आपने जो है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि जिन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर होता है 82 से, वो ज़्यादा जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और उनसे आपके अल्फ़ा, बीटा एंड गामा जो रेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो होते हैं वो खारिज होते रहते हैं। इसी तरीके से जैसे आपका सीजियम है उसकी अगर प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं तो वो आपकी आ जाएगी न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी ब्रांच है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स रिलेटेड होती है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। ठीक है, हमारी यूनिवर्स जो है इसकी आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा चुके हैं कि इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत ही फैली हुई है, एक्सपेंडेड है। ठीक है, तो उसके हवाले से जितनी भी हमारी बॉडीज़ आती हैं उनसे रिलेटेड अगर हम स्टडी करते हैं तो वो आपकी आ जाती है एस्ट्रोफिज़िक्स। सपोज़ कर लीजिए आप जो है वो नेपच्यून की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर आपके 9 प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर आपके कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9। अगर आप उनकी स्टडी करें तो वो आपकी भी जो है वो रिलेट होगी एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप जो है वो मून की स्टडी करते हैं, ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो भी आपकी आ जाएगी एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है बायोफिज़िक्स। ठीक है, बायोफिज़िक्स का भी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बायो तो वर्ड आपको पता है हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसी फिज़िक्स जो आपके हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए हेल्पफुल हो तो उसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास आजकल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं एक्स-रेज हो गया, तो एक्स-रेज की फैसिलिटी हमें जो है वो फिज़िक्स ने दी है। हम जो है वो किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो हड्डियां होती हैं वो अगर ब्रोकन होती हैं तो हम एक्स-रेज के थ्रू जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ये भी जो है वो एक एप्लीकेशन है आपकी बायोफिज़िक्स की।
ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप सीटी स्कैन करवाते हैं, तो सीटी स्कैन भी आपकी रिलेटेड होती है बायोफिज़िक्स में, जिसमें आपका सारी जो आपकी बॉडी होती है वो स्कैन होती है, और जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी से रिलेटेड वो आप पढ़ते हैं, जो है वो रिलेट करते हैं सीटी स्कैन के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो 9th ब्रांच है दैट इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है। प्लाज्मा जो है वो एक्चुअली अगर सिंपल बताया जाए तो प्लाज्मा आजकल न्यू स्टडी के मुताबिक 4th स्टेट ऑफ मैटर है। 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारी है प्लाज्मा। ठीक है। और प्लाज्मा जो होती है हाईली आयोनाइज्ड जो होता है आपका सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब हाईली आयोनाइज्ड तो आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, जिसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है सॉलिड्स के अंदर, हम उसको ही कहते हैं हाईली आयोनाइज्ड। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विथ मैटर इन इट्स प्लाज्मा फेज। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टडी होती है न्यूक्लियस की, वो विदाउट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होती है, और वो हम रिलेट करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। उसके बाद जो हमारी 10th ब्रांच है वो है केमिकल फिजिक्स। ठीक है। केमिकल फिजिक्स जो होती है आपकी, ये ब्रांच आपकी रिलेट करती है केमिकल्स से रिलेटेड। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज केमिकल प्रोसेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। ठीक है। तो जितने भी आप केमिकल्स पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं थ्रू द फिज़िक्स, वो आपकी आ जाती है केमिकल फिज़िक्स। सपोज़ कर लीजिए आपका जो मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ, तो वाटर अपनी स्टेट्स जो होता है वो चेंज करता है। वाटर है वो जो है आइस फॉर्म में भी हो सकता है, स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर इनका जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो हमारी आ जाएगी केमिकल फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद 11 नंबर जो हमारी ब्रांच है वो है कंडेंसेंट मैटर फिज़िक्स। ठीक है। कंडेंसेंट मैटर फिज़िक्स, द स्टडी ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडेंसेंट फेजेस ऑफ मैटर। एक्चुअली क्या होते हैं कि आपके जो सॉलिड्स होते हैं, आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। सॉलिड्स है, ठीक है, लिक्विड्स है, और उसके अलावा आपकी गैसेस हैं। तो इनके जो फेजेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी ये ज़्यादा हाईली आयोनाइज्ड होते हैं, कभी जो है वो ये लो आयोनाइज्ड होते हैं। तो इस तरह की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं कंडेंसेंट मैटर फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद जो हमारी 12th ब्रांच है दैट इज़ जियो फिज़िक्स। ठीक है। जियो फिज़िक्स, जियो जो आपका वर्ड है ये रिलेट करता है अर्थ से। ठीक है। तो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी आप स्टडी करते हैं वो आपकी आती है जियो फिज़िक्स के अंदर। द फिज़िक्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट इन स्पेस, आल्सो द स्टडी ऑफ द अर्थ यूजिंग क्वांटिटेटिव फिजिकल मेथड्स। ठीक है। तो जितने भी हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं अर्थ के अंदर, जो सीजन्स हमारी चेंज आती हैं या अर्थ के टेम्परेचर में तब्दीली आती है, वो हम रिलेट करते हैं, पढ़ते हैं जियो फिज़िक्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद 13 जो हमारी इम्पोर्टेंट ब्रांच है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। थर्मो वर्ड आपका होता है, डिफाइन करता है हीट को, एंड डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। ठीक है। अगर आप हीट के मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं जिसकी वजह से आपका वर्क परफॉर्म हो, किसी भी सिस्टम के अंदर वर्क परफॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड दी thermodynamics. The branch of physical science concerned with heat and its relation other forms of energy and work. ठीक है। तो अगर आप हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ें, हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ें, या फिर हीट की चेंजिंग जो है वो अदर एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट होती हैं, उससे रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है वो होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी ब्रांचेस कंप्लीट होती हैं। उसके बाद हम जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो फिज़िक्स एक हमारा ऐसा जो है वो फील्ड है जिसकी हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम इनकी यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी फ़िज़िक्स की वजह से जो हमारी आजकल की लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। आप आम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो होम्स के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो आजकल कंफर्टेबल लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास रेडियो। ठीक है, तो रेडियो एक किस्म का ऐसा डिवाइस होता है, ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है वो इन्वेंट किया गया था, जिसमें आपको जो है वो ये प्रोड्यूस करता है साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये भी जो है वो एक फ़िज़िक्स की वजह से जो है वो हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, उसके अलावा आपने राडार है। राडार का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जितने भी प्लेन्स किसी भी कंट्री के ऊपर जाते हैं या किसी भी चीज़ को हमें एनालाइज करना पड़ता है तो हम राडार के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है आजकल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जो आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है, उसके अलावा जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो हमारे मोबाइल सिग्नल्स पहले टावर की तरफ जाते हैं, फिर टावर उनको सैटेलाइट की तरफ भेजता है, क्योंकि सैटेलाइट जो होती है वो ज़मीन के बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है और उसको सिग्नल भेजने और रिसीव करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होती हैं जहाँ पे आपकी पानी से बिजली बनाई जाती है, एनर्जी फ्रॉम वाटर। तो ये भी हमारी जो है वो एक फैसिलिटी है जिसकी वजह से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे, ये भी फिज़िक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एटॉमिक एनर्जी है हम उसको यूज़ करते हैं। एटॉमिक एनर्जी जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा डीजल जो इंजन्स होती हैं वो भी आपके जो है वो फिज़िक्स की वजह से ही हैं। ठीक है, तो आप बड़े बड़े ट्रक देखते हैं, उनके अंदर डीजल जो है वो हम डालते हैं, या बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डीजल को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर और फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी ओनली बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स के जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फिज़िक्स के अंदर रोल है वो है कंप्यूटर का। ठीक है ना, तो कंप्यूटर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है फिज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स की वजह से जो है वो हमें कंप्यूटर है और हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारी डेली लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक मेथड पे। ठीक है, साइंटिफिक मेथड हम किसे कहते हैं? साइंटिफिक मेथड होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड यूज्ड टू सर्च ट्रुथ एंड रियलिटी। अगर हम किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को के ट्रुथ और रियलिटी को अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा जो है साइंटिफिक मेथड कहलाता है। इसके स्टेप्स होते हैं 5 स्टेप्स, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड होते हैं 5। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पे आता है वो आता है आपकी ऑब्जर्वेशन, और फिर हाइपोथेसिस, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में आता है लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी भी चीज़ के की जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं थ्रू द 5 सेंसेस,
तो वो आपका जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम कहते हैं मफरूज़ो। ठीक है, मीन्स ये आपका एक ख्याल होता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, अगर उसके बारे में जो आपकी राय होती है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस जो होता है आपका वो रॉन्ग भी हो सकता है और वो जो है करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको हम बाद में क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद होता है जो थर्ड स्टेप होता है वो होती है थ्योरी। थ्योरी हम किसे कहते हैं? इफ़ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। अगर आपकी थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज़ के बारे में अपना जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो प्रेजेंट किया है, अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो जो है वो थ्योरी की फॉर्मेशन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो आपने थ्योरी जो आपकी वेरीफाइड थ्योरी है उसको अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइंटिस्ट मेक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ थ्योरी। तो किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। उसके बाद होता है लॉज। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीटली वेरीफाइड हो जाती है और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो थ्योरी कन्वर्ट हो जाती है लॉ के अंदर। ठीक है, जैसे आप फिज़िक्स के अंदर लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज, थर्ड जो है वो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और इसी तरीके से बहुत और भी लॉज आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट में हमारी 3 थ्योरीज आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी आती है वो आती है न्यूटन की, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, या उसका दूसरा नाम होता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, न्यूटन का ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। लाइट जो है वो छोटे पार्टिकल्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो न्यूटन ने जो थ्योरी प्रेजेंट की उसने ये कहा कि जो हमारी लाइट है वो छोटे छोटे जो हमारे ज़रात होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, और वो उनको न्यूटन ने जो है वो कॉर्पस्कल्स का नाम दिया। ठीक है, तो न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी थी वो सपोर्ट कर रही थी 2 फैक्टर्स को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को, जिसमें आपकी जो है वो रिफ्लेक्शन आ जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर जो आपकी लाइट है किसी भी सरफेस से जो है वो टच होती है, अगर सेम एंगल से जो है वो बाउंस बैक होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी है, जिसको हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, ये जो है वो सपोर्ट कर रही थी फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ को, तो इसमें हमारे जितने भी शेडोज़ बनते हैं ये जो है वो एक्चुअली बनते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर। उसके बाद आती है हाइजन की वेव थ्योरी। ठीक है, तो हाइजन वेव थ्योरी, जब हाइजन ने अपनी जो थ्योरी प्रेजेंट की तो इसने जो है वो हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, तो जब हाइजन ने ये थ्योरी वेव थ्योरी प्रेजेंट की तो इसने क्या दिया, हाइपोथेसिस दिया, एक कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया, इसने एक मफरूज़ा बताया। इसने कहा कि जब लाइट जो है वो वैक्यूम से पास होती है तो आसमान में एक सब्सटेंस है जिसको इसने कहा ईथर। ठीक है, और जब ये लाइट ईथर से पास होती है
तो ये लाइट कन्वर्ट हो जाती है वेव फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में वेव थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव जो है वो नहीं किया। तो इसको प्रैक्टिकली जो है वो प्रूव किया यंग साइंटिस्ट ने। ये हम क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, यंग साइंटिस्ट, ठीक है। और इसका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो चैप्टर हम 9 में पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, नेचर ऑफ लाइट के अंदर। और इसका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है उसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसके थ्रू जो है वो ये प्रूव हो जाता है कि लाइट को जो है वो वाकई क्या है, वेव नेचर है। लाइट कंसिस्ट द वेव नेचर, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी जो लाइट को जिस नेचर से पढ़ा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरीज, तो ये है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज द वेव नेचर, मीन्स लाइट हैव द ड्यूअल नेचर, लाइट हैव द ड्यूअल नेचर। लाइट को जो है वो ड्यूअल नेचर है, ठीक है। अगर हम ड्यूअल नेचर की बात करें तो आपको पता है लाइट को पार्टिकल बिहेवियर भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा लाइट को वेव बिहेवियर भी होता है, ठीक है, वेव बिहेवियर। तो जो आपकी क्वांटम थ्योरी होती है वो ये कहती है कि समटाइम्स light behaves like particle and sometimes it behave like wave, ठीक है। तो जो आपकी क्वांटम थ्योरी है, जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, जो अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वो ये कहती है कि लाइट को पार्टिकल बिहेवियर भी है और लाइट को वेव बिहेवियर भी है। मीन्स समटाइम्स जो होती है आपकी लाइट पार्टिकल बिहेवियर रखती है और समटाइम्स आपकी लाइट वेव जो है वो बिहेवियर रखती है, जिसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और ये हम क्लास इंटर के अंदर जो है वो पढ़ते हैं ये टॉपिक, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एरर, ठीक है। हम एरर किसे कहते हैं? तो एरर होता है एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यूज के अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक टेबल है, उसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है सपोज दैट इज 15 मीटर्स, ठीक है। और जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सपोज 14.5 मीटर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एरर। तो एक्चुअल कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 15 और माइनस करते हैं 14.5, तो 0.5 मीटर्स जो है वो आपका क्या है, जो है वो एरर कहलाएगा। तो मीन्स ये जो आपने मेजरमेंट की है ये क्या है? रॉन्ग है। इसको हम क्या करते हैं? एरर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज एरर फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर फार्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज एरर फार्मूला होता है पॉसिबल एरर, ठीक है, पॉसिबल एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल मेजरमेंट उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपको जो है वो परसेंटेज एरर फार्मूला जो है वो मिल जाता है। पॉसिबल एरर ये होता है कि अगर आप सपोज कर लीजिए किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो आप एरर कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका पॉसिबल एरर। और जो उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है वो जो है वो उससे आप अगर डिवाइड करेंगे
और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज के अंदर जो है वो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे एरर्स के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप होता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? पर्सनल एरर कैन अराइज ड्यू टू मेकिंग अ मिस्टेक इन रीडिंग अ स्केल। पर्सनल एरर किसी भी बंदे की वजह से होता है। ठीक है, अगर कोई जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, अगर वो रीडिंग करने में कोई मिस्टेक करता है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर हम किसे कहते हैं? दिस एरर इज ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इज यूजुअली कॉल्ड जीरो एरर व्हिच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि अगर आप लैब के अंदर सपोज कर लीजिए कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट है तो वो आपका जो फॉल्ट होगा, जो एरर होगा, आपकी मेजरमेंट के अंदर जो एरर आएगा उस एरर को हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड टाइप होता है वो होता है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है? दिस एरर इज कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। दिस अराइजेस ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन मेकिंग मेजरमेंट। जितने भी आपके रैंडम एरर्स होते हैं, सपोज कर लीजिए आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप समर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, अगर आप विंटर में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसके ऊपर अफेक्ट करता है। और इसी तरीके से वोल्टेज का भी इफेक्ट होता है रैंडम एरर के अंदर, और ह्यूमिडिटी फैक्टर जो होता है ये भी इफेक्ट करता है रैंडम एरर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारी किताब के अंदर दी गई है कि परसेंटेज एरर्स जो है वो हम मीटर राड के अंदर किस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज एरर मीटर राड के अंदर जो मालूम किया जाता है, सपोज कर लीजिए आपकी एक रॉड है, ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, सपोज कर लीजिए दैट इज़ 16.2 सेंटीमीटर। ये मैं वैल्यू सेम ले रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? दैट इज़ 16.2 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉसिबल एरर हो सकता है वो हो सकता है 0.5 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो 0.5 मिलीमीटर आपकी लेफ़्ट साइड पे भी एरर होगा, और इसी तरीके से जो आपका एरर होगा राइट साइड पे वो भी हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टोटल एरर आपका कितना हो जाएगा? टोटल एरर जब आप दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो आपका एरर हो रहा है वो हो रहा है 0.5 मिलीमीटर्स प्लस दी 0.5 मिलीमीटर्स, तो ये आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर के इक्वल। और 1 मिलीमीटर आपका जो है वो इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, अगर हम इसका एरर जो है वो परसेंटेज के अंदर निकालें तो वो किस तरीके से निकालेंगे? तो परसेंटेज जो एरर है वो मैंने फार्मूला पहले भी आपको बता दिए। परसेंटेज एरर इक्वल हो जाएगा जो आपका मैं यहाँ पे फुल फार्मूला लिख देता हूँ पहले, पॉसिबल एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, इनटू दी 100, क्योंकि हमें परसेंटेज होता है, आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो हमें परसेंटेज मिलती है। तो परसेंटेज एरर हमारी इक्वल हो जाएगी। अब पॉसिबल एरर आपका कितना है? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है इसकी? दैट इज 16.2 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 परसेंटेज। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन द मीटर रॉड। ठीक है, तो अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप उसके साथ जो है वो मज़ीद उसके साथ वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर का परसेंटेज एरर जो है वो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल एरर जो होता है टेम्परेचर के अंदर वो होता है आपका एक साइड का, वन साइड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वन साइड पॉसिबल एरर। ठीक है, वन साइड पॉसिबल एरर आपका होता है 0.1 सेंटीग्रेड। तो ये वन साइड का हो गया। तो आपको पता है आपका थर्मोमीटर की 2 साइड्स होती हैं, लोअर एंड अपर। तो 0.1 प्लस दी 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 सेंटीग्रेड। तो ये आपका 0.2 क्या हो गया, ये हो गया पॉसिबल एरर, मीन्स इतना आपका एरर हो सकता है। तो अगर आपको परसेंटेज एरर जो है वो मालूम करनी है, परसेंटेज एरर आपको मालूम करनी है, तो फार्मूला आपको पता है, ये इक्वल होती है पॉसिबल एरर, ठीक है, बाय दी टोटल डिविएंस। टोटल डिविएंस जितनी आप जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिविएंस इनटू 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉसिबल एरर कितना है आपका, दैट इज़ 0.2, डिवाइड करेंगे टोटल डिविएंस से। तो अगर हम थर्मोमीटर को सपोज कर लीजिए ग्रेजुएट करते हैं, जो आपके बुक के अंदर वैल्यू लिखी गई है, सपोज दैट इज़ 5.2 इंटू 100, तो ये आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा परसेंटेज एरर, दैट इज़ 3.8%। मीन्स जो आप टेम्परेचर मेजर करते हैं उसमें जो पॉसिबल परसेंटेज एरर होगा, क्या पॉसिबल परसेंटेज एरर होगा, दैट इज़ 3.8%। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक है, और ये सेम हो जाएगा 4/3 पाई, आपका कांस्टेंट वैल्यू है, सेम रहेगा। उसके अलावा आपको पता है कि जो स्फीयर होता है वो इस तरीके से होता है, तो इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय द 2 के, क्योंकि आपका जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, जब आप डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको रेडियस मिलता है। तो r की जगह पे आप लिख सकते हैं d/2, और ये क्यूब आपका जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/3 पाई, और ये हो जाएगा d³, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू 8 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू पाई d³ बाय द 2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका स्फीयर होगा उसका फार्मूला आ जाएगा पाई d³ बाय 2। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं डायामीटर क्यूब है। ठीक है, तो आपका सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पाई/2 को कांस्टेंट रखें और d सपोज कर लीजिए आपका 2 के इक्वलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और इसके ऊपर आप पावर देते हैं 3, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा 8। मीन्स अगर आपका डायामीटर के अंदर एरर अगर 2 होगा तो वो 3 टाइम्स जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपकी पावर क्या है, 3 है। तो आपका टोटल एरर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज एरर इन दी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसकी जो है वो वॉल्यूम है, तो उसके अंदर पॉसिबल जो एरर है वो कितना आएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमारा इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दी हाइट, और v आपका इक्वल हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच के। ठीक है, तो टोटल जो आपका वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके एरर्स लेंथ में भी आ सकते हैं, ब्रेथ के अंदर भी आ सकते हैं और
हाइट के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम होता है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो आपका होगा बॉक्स का, इसमें जो एरर निकलेगी वो होगी परसेंटेज एरर इन लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर इन द ब्रेथ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे द परसेंटेज एरर इन द हाइट। तो ये जब तीनों क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगी तो फिर हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एरर निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फाइनल जो हमारा एरर है कि डेंसिटी का जो एरर है वो किस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी इक्वल हो जाएगी मास पर वॉल्यूम, और आपको पता है वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू द हाइट। तो आप वॉल्यूम की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू द हाइट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 3 फैक्टर्स हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे आपके पास एरर्स जो पॉसिबल एरर आएंगे वो भी इन तीनों के अंदर आएंगे, लेंथ के अंदर भी एरर आएगा, ब्रेथ के अंदर भी आएगा और हाइट के अंदर भी आएगा। तो जो डेंसिटी का टोटल आपका एरर होगा वो इक्वल हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय द परसेंटेज एरर इन लेंथ इनटू मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, बी फॉर ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और फार्मूला बहुत ही लॉन्ग है तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ। उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे द परसेंटेज एरर इन दी हाइट इन एज। ठीक है, तो ये आपको जो है वो टोटल डेंसिटी के अंदर जो आपकी परसेंटेज एरर होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हैं हमारे साइंटिस्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट पे जो सबसे पहले आता है वो आता है इब्न अल हैथम। ठीक है, तो इब्न अल हैथम के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेता हूँ। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो इसने मैथमेटिक्स के ऊपर भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी, मेडिसिन के ऊपर भी। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसने बहुत ही सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स लिखे। ही रोट अ बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। इसने जो है वो एक बुक लिखा किताबुल मनाजिर ऑप्टिक्स के ऊपर। उसके अलावा ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। इसने पिन होल कैमरा को इन्वेंट किया। ही डिस्कवर द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड दैट इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी। इसने जो है वो हमें नेचर ऑफ लाइट बताई और ये बताया कि ये जो है वो टाइप ऑफ एनर्जी है। ही गेव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। इसने जो है वो हमें रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन बताई। ही डिस्क्राइब्ड ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसने हमें ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। ही डिस्क्राइब्ड दी वर्किंग एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। इसने वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में हमें बताया। तो ये कंट्रीब्यूशन था इब्न अल हैथम का फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद हम सेकंड साइंटिस्ट पे जाते हैं। तो ये है हमारा अल किंदी। ठीक है, अल किंदी का कौन सा कंट्रीब्यूशन है? ही प्रोड्यूस्ड मैनी रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। इसने जो है वो मोनोग्राफ्स लिखे मेट्रोलॉजी के ऊपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर एंड टाइड्स के ऊपर। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स। इसने जो है वो ज़्यादा जो काम किया वो साउंड एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम जो है वो लाइट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसने म्यूजिकल जो लैंग्वेज है उसको जो है वो अल्फ़ाबेट दी। तो ये भी जो है वो अल किंदी का जो है वो कंट्रीब्यूशन था। ही आल्सो डिस्कस दी नेचर ऑफ साउंड। इसने साउंड की जो है वो नेचर हमें बताई। ही वर्कड ऑन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वन ऑफ हिज वर्क ऑन ऑप्टिक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। और ये जो इसका काम था वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर भी
ट्रांसलेटेड किया गया। ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन टू, इसने जो है वो मेडिसिन के ऊपर भी काम किया। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अल बेरूनी का। ठीक है, अल बेरूनी ने क्या किया, ही प्रूव्ड प्रैक्टिकली दैट अर्थ वाज राउंड, इसने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि जो आपकी अर्थ है वो राउंड है। ही मेयर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, इसने सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो मालूम किया। ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, इसने जो है वो मूवमेंट जो है वो सन एंड मून की मालूम की। ही डिटरमाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इसने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया। ही फाउंड द डेंसिटी ऑफ वेरियस मेटल्स, जो हमारे पास मेटल्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या डेंसिटी है वो इसने मालूम की। ही डिस्क्लोज दैट द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी बट इट इज़ फ्लोटिंग इन स्पेस, और इसने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो हमारी अर्थ है वो स्टेशनरी जो है वो नहीं है, रेस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन वो स्पेस के अंदर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम का हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स ऑन हिज वर्क ऑन ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, तो इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया कौन सी थ्योरी के ऊपर, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं गट, एंड गट स्टैंड्स फॉर ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। ही इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एट रेस्टी, इटली, where scientists from developing countries are provided opportunities to augment their research work, इसने जो है वो इटली के अंदर अपनी रिसर्च लैब भी कायम की जहाँ पे बहुत जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना रिसर्च वर्क करते हैं। ही वाज अ सेट ऑफ पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तान का बड़ा असासा था। एंड विल रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ लर्निंग सर्किल, और ये हमेशा जो है वो एक लर्निंग सर्किल के अंदर हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट साइंटिस्ट है दैट इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी पाकिस्तानी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, और इनको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो है वो दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगर आज पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है तो वो ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जाता है। He was worked as an expert at urine co-enrichment plant in Holland, इसने हॉलैंड के में जो है वो काम किया। When Dr. Abdul Qadir Khan imbued with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland, तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ये सोचा कि अब मुझे अपने वतन की जो है वो खिदमत करनी चाहिए। ठीक है, तो इसने जो है वो सबसे बड़ा काम क्या किया, ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान ए न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, इसने जो है वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को हिलाले इम्तियाज़ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारे सारे चैप्टर का रिव्यू था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो MCQs के ऊपर बनाऊँगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।